Namaste, I am Manish Gupta from Delhi Public Elementary School. Today I am with Aditya Rai, our school topper from science stream. So Aditya, सर कैसे हो? बहुत अच्छा। बढ़िया है। कैसा फील कर रहे हो? ओवरऑल मैं सेटिस्फाइड हूँ जो भी आया है और अच्छा फील कर रहा हूँ। आपकी जर्नी कैसी रही? जर्नी आई गेस बहुत इंटेंस थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी। लाइक टिल 10th इट वाज ऑल स्मूथ। हर मतलब चीज़ आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप जब से स्कूल में हो, डेली आपका या ईयरली है, वो आपको कैसे कैसे क्या इम्प्रूवमेंट आया ये आपको बताना है। हाँ, तो अगर मैं पूरे स्कूल की जर्नी बताऊँ तो ये अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग ईयर्स में हर डिफरेंट चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी। जैसे 3rd 4th क्लासेस में तो लाइक ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है। मैं पढ़ाई करता था, खेलता था, तो फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम गुजरा, थोड़ा टीचर्स के साथ गुजरा इनिशियली। फिर जब लॉकडाउन लगा उसके बाद एक जब ब्रेक मिला, उसके बाद एक स्टार्ट करने का मौका मिला आई गेस। तो उसके बाद फिर जब 7th या 8th क्लास से मैंने शुरुआत करी कि अब मैं अपनी स्कूल लाइफ को कैसे लेके जा सकता हूँ, तो फिर मैंने पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू किया। क्योंकि इनिशियली मैं पढ़ाई में उतना ठीक नहीं था, बट क्योंकि मेरे को एक स्टार्टिंग मिली तो मैंने फिर से रीऑर्डर करी चीज़ें। उसके बाद 9th 10th बहुत अच्छी गई, क्योंकि अलग अलग स्कूल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। बाल विज्ञान और डिबेट कॉम्पिटिशन्स, क्विजेज़, इन सब में पार्ट लेने से एक ओवरऑल पर्सनालिटी भी डेवलप हुई। और एकेडमिक्स पे ध्यान हमेशा से रखना चाहिए, तो एकेडमिक्स पे ध्यान था, उससे फिज़िक्स और मैथ्स वगैरह सब्जेक्ट्स भी स्ट्रांग हुए। आफ्टर 10th एकेडमिकली बहुत हैवी हो गया, क्योंकि स्कूल के साथ ही शायद मैंने जेई और उन सब की प्रिपरेशंस को भी साथ में लिया। तो ऑफ कोर्स एक बहुत हार्ड चीज़ करने पे आपको कुछ चीज़ों को हटाना पड़ता है। तो मैंने अपनी हॉबीज़ को थोड़ा साइड करा, स्पोर्ट्स में थोड़ा कम दिया और एकेडमिक्स ज़्यादा किए। तो लास्ट 2 years ये सबसे ज़्यादा एकेडमिकली इंटेंस रहे, स्ट्रेसफुल रहे, बट एट द एंड एक इन अ नटशेल बहुत अच्छा गया स्कूल ईयर्स। अच्छा, आप स्टूडेंट्स को बताएं आपका डेली रूटीन क्या रहा अभी क्लास 12th में स्पेशली, और 10th में क्या था? हाँ, क्लास 10th इट वाज इजी। स्कूल में जितना पढ़ाया था वो बहुत इनफ था। साथ में अगर आप एक्स्ट्रा बुक्स लगाना चाहते हैं, क्योंकि 10th में जनरली हम पीवाईक्यूज लगाते हैं, सैम्पल पर सॉल्व करते हैं, इतना अगर आप एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर लीजिए। बाकी स्कूल साइड से तो मुझे पूरा सपोर्ट था, सब्जेक्ट्स को लेके, अदर चीज़ों को लेके, कैसे मैं मैनेज कर पा रहा हूँ अपने स्पोर्ट्स। जिस तरह मैं उस टाइम फुटबॉल भी खेल रहा था, तो टीम्स में भी कैसे खेल पा रहा हूँ मैं, और हर चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी। आफ्टर 10th स्पेशली, जैसे मैंने पहले भी बोला, आफ्टर 10th एकेडमिकली बहुत इंटेंस हुआ। तो सबसे अच्छी बात कि स्कूल ने भी सपोर्ट करा बहुत ज़्यादा। लाइक प्रिंसिपल मैम ने खुद सपोर्ट करा, गाइडेंस करा, टीचर्स ने भी बहुत गाइड करा। अलग अलग स्पेसिफिकली सब्जेक्ट, जैसे अगर मैं बोलूँ फिज़िक्स में, तो फिज़िक्स में ही आपने जैसे डेरिवेशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। सिमिलरली अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो इंग्लिश शुरुआत से थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट था मेरे लिए, और उसमें थोड़ा, और पहले तो तुमको बहुत टफ लगते थे डेरिवेशन? हाँ, डेरिवेशन होते गए। हाँ, क्योंकि वो ये कि हम जब एक चीज बहुत अच्छी बात है कि हमने बहुत सारा प्रैक्टिस करी, शायद लास्ट में। हाँ, एक्स्ट्रा क्लासेस भी हमने रखी थी, तो उनसे बहुत हेल्प मिली। तो प्रैक्टिस इज द ओनली सॉल्यूशन। प्रैक्टिस से बढ़िया कोई चीज नहीं है। जितनी बार आप रिपीटेशन करते हैं तो कई बार एक मतलब मेमोरी ही बिल्ड हो जाती है, मसल मेमोरी बिल्ड हो जाती है। कई बार हाथ ही अपने आप डेरिवेशंस करने लगते। लेकिन इसका एक बुरी बात यह है कि कई बार अगर आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो किसी क्वेश्चन का कुछ डेरिवेशन या कुछ कर सकते हैं। तो वो एक चीज आप ध्यान रखें, बाकी ये तो बेस्ट चीज है। और डेरिवेशन हेल्प किया होगा आपका जेईई के प्रिपरेशन में भी? बहुत ज़्यादा। तो मेनली अगर मेरा डेली रूटीन बोलूँ तो पढ़ाई ज़्यादा रहा। लाइक इट वाज अराउंड 11 to 12 आवर्स की स्टडी हो जाती थी डेली, क्योंकि मुझे जेईई भी साथ में करनी थी। और टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता था? और टिल 10th जब मैं बोलूँ तो मैथ्स तो बहुत इजी था। स्कूल मैथ्स भी बहुत इजी, सब्जेक्ट वाइज, लेकिन जब मैं हम सब एक चीज़ साथ करते हैं तो मैथ्स बहुत हार्ड हो जाता है। मैथ्स स्पेक्ट्रम में अगर आप इजी भी बहुत है और हार्ड भी बहुत है। कुछ सब्जेक्ट जैसे इंटीग्रल या फिजिक्स के भी कुछ अगर मैं सब्जेक्ट ले, जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या ईएम, जो बहुत ज़्यादा एसी करंट्स, ये सब समझने में बहुत हार्ड होते हैं, तो ये आपके लिए हार्ड हो सकते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको दिल्ली पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल में टीचर से क्या क्या हेल्प मिली और किस टाइप से हेल्प मिली? मतलब टीचर सब फेमिलियर थे आपसे कि इसको ये प्रॉब्लम है तो इसको कैसे हमको रिमूव करना है?
क्योंकि मतलब मैं शुरुआत से ही पढ़ रहा था तो मेरी टीचर से अच्छी बॉन्डिंग थी, कम्युनिकेशन का दिक्कत नहीं थी। तो जनरली जैसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आप एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिए क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से आते हैं। सिमिलरली फिजिक्स में डेरिवेशंस का, जैसे आपने बताया था, डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिमिलरली क्वेश्चंस को रिपीटेशन में करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो आप सब्जेक्ट्स की समरी अगर ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं रैदर देन अगर आप डेप्थ में घुसते हैं। अब कई बार जैसे एक बहुत मिसकंसेप्शन भी ये होता है कि आप किसी चीज़ को बहुत डेप्थ में पढ़ लीजिए तो आपकी ज़्यादा बेनिफिशियल है। मेरे हिसाब से अगर आप 5 सब्जेक्ट को एक अच्छी इंटेंसिटी से पढ़ पा रहे हैं, एक अच्छे लेवल पे पढ़ पा रहे हैं, वो बेटर है कि अगर आप एक ही सब्जेक्ट को बहुत ही ज़्यादा रूट तक पढ़ लें। तो ये सब चीज़ें एक स्कूल में रह के पता चलती है जब आपका एनवायरनमेंट उस तरीके से होता है। अदर स्टूडेंट्स हैं वो भी एक कुछ ऐड करते हैं अपने आइडियाज़, टीचर्स एक्सपीरियंसेस ऐड करते हैं, टीचिंग मेथड्स होती हैं अलग अलग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई ऐसा स्पेशल सब्जेक्ट जहाँ पे आपको लगता हो कि नहीं यार ये टीचर पढ़ाता था तो एकदम से समझ में आ जाता था? टीचर का नाम मत लो, हाँ। मैं तो फिजिक्स पढ़ाता ही था आपको, तो आप मेरा नाम लोगे तो कोई मतलब नहीं। हाँ। कोई ऐसा को जो स्पेसिफिक लगता हो कि हाँ मेरे को केमिस्ट्री में ऐसा लगता था या फिजिक्स में ऐसा लगता था तो मजा आता था मतलब? मोस्ट ऑफ द केसेस फॉर मी पीसीएम, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाज द केस, क्योंकि मुझे वो पसंद भी था। एक नई चीज़, हमेशा इन्फॉर्मेशन आ रही है। फिजिक्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि इसमें नए नए कॉन्सेप्ट आते जा रहे थे। एक टाइम तक आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा दिमाग लगाना है कि कैसे कोई व्हील घूम रहा है या कैसे कोई चेन पुलिंग हो रही है, रिलेटेड टू लाइफ, आपके आसपास जो भी हो रहा है वही फिजिक्स है, तो उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट बना रहता है बस। और सिमिलरली मैथ्स में भी ऐसा था, जब हम मैट्रिक्स वाला चैप्टर पढ़ते हैं जनरली वो हमें एब्स्ट्रैक्ट लगता है, लेकिन जब हम समझते हैं कि एक्चुअली वो बिल्कुल 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 कितना इंपॉर्टेंट है, कोडिंग। तो हैंड रिटन नोट्स बनाते थे या ऐसे ही कर लेते थे कि अपने मन से कुछ भी कर लिया? हैंड रिटन नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके रिवीजन के टाइम बहुत काम आते हैं। और हैंड रिटन नोट्स का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि जब आप जॉट डाउन कर रहे हैं अपने पॉइंट्स को तो आपको कॉन्स्टेंटली एक कम्युनिकेशन में रहना है टीचर्स के साथ, और आपको समझते जाना है साथ में, क्योंकि अगर आप समझ नहीं रहे तो आप लिख क्या रहे हैं, जब लिखते हैं तो उसका इंप्रेशन दिमाग पे भी जाता रहता है कंटिन्यूअसली, तो आपको रिवाइज भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट, आप मानते हैं मतलब कि ये नोट्स तो बनाना ही चाहिए? रिटन नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बहुत ही बड़ा पार्ट ही है ये। और एग्जाम टाइम में आपको ये स्ट्रेस नहीं होता है कि और इतना सारा पढ़ेंगे कैसे? बुक्स मोटी मोटी हो गई अपनी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, तो अपनी कोशिश होती है कि ये फटाफट अपने नोट्स को रिवाइज करो और हो गया का। शॉर्ट नोट्स, एक मैं कहूँगा कि हर सब्जेक्ट के बाद एक शॉर्ट नोट्स बनाना एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इससे आपके फॉर्मूले रिवाइज हो जाते हैं जो जनरली हम थोड़ी बहुत मिस कर देते हैं, जैसे प्लस माइनस का साइन, डॉपलर्स का साइन, इस तरीके से चीज़ें में। अच्छा, एग्जाम टाइम में स्ट्रेस यदि होता था तो कैसे मैनेज किया उसको तुमने? टू बी ऑनेस्ट, स्ट्रेस तो मुझे बहुत होता था, मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन मैं अभी तक मैं फाइंड आउट नहीं कर पाऊँ कि मैं उससे कोप अप कैसे कर पाया। आई थिंक क्योंकि शुरुआत से अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती है तो एक बैक ऑफ द माइंड एक कॉन्फिडेंस रहता है इतने स्ट्रेस के बाद भी कि हाँ हो तो जाएगा ही, क्योंकि आप मॉक टेस्ट देते रहते हैं, सैम्पल पेपर्स लगाते रहते हैं, PYQs लगाते रहते हैं, उसमें एक अच्छा रिजल्ट आता है। तो एक में तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। एक सजेशन यही है कि आप प्रैक्टिस करते रहें, टेस्ट देते रहें। टेस्ट देने से आपको अपनी स्टैंडिंग पता चलती है कि आप लिटरली कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो आप उस हिसाब से फिर एक्सपेक्टेशंस भी उस हिसाब से बनाते हैं, तो स्ट्रेस एट द एंड ऑफ द डे उतना नहीं इफेक्ट करता। और मेरे को भी एक बार कॉल किया था एग्जाम टाइम में, तो मैंने आपको इमेजिका के सीन याद कराए थे, इमेजिका ट्रिप के, जो अपनी स्कूल ट्रिप गई थी इमेजिका में, तो आप बड़ा रिफ्रेश महसूस किया था तुमने कि सर मजा आ गया, 10 मिनट भी आपसे बात करी और सुन के थोड़ा अच्छा लगा, रिफ्रेश हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो अपन किसी से भी बात कर सकते हैं, या जो अपनी एक्टिविटी है, जिसको हॉबी है, उसको अपन कंप्लीट करके ये स्ट्रेस को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। हाँ, अगर आप फैमिली, फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ रहते हैं ये बहुत हेल्प करता है। सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन कुछ? मेरे लिए तो लाइक मैं सोशल मीडिया से मतलब थोड़ा एक्सपोज हो गया था, तो रेदर देन कि मैं उसको पूरी तरह एलिमिनेट कर पाऊँ, मैं उसके लिए एक स्पेसिफिक कैसे कंट्रोल? हाँ, जैसे मैं पहले बात तो आपको पढ़ाई अगर स्ट्रक्चर्ड है, जैसे मेरे लिए मैं पहले 2 घंटे का टाइमर लगाता था, फिर 15 मिनट से आधे घंटे का एक ब्रेक, फिर 2 घंटे टाइमर। तो इसके बीच में जो 15-20 मिनट है उसमें आप ले सकते हैं अगर आप चाहिए, या फिर आप रिलैक्स कर लीजिए, या फिर मैं स्कूल से आने के बाद और पढ़ाई शुरू करने से पहले 1 आधे घंटे का थोड़ा ब्रेक लेता था। उस टाइम आप अगर आपको मूवीज़ देखना है या फिर टीवी, जनरली क्रेविंग्स तो होती है थोड़ी, तो उस टाइम अगर आप कर लेते हैं, पूरी तरह अवॉइड करने से अच्छा है कि आप एक स्पेसिफिक टाइम दें ताकि आपकी पढ़ाई के समय वो डिस्ट्रैक्शन ना बने। ये मैंने हेल्प भी करी होगी उसने। हाँ, वही के साथ साथ नहीं, हेल्पफुल तो है। हाँ,
मतलब आपका माइंड ऑफ हो जाता है। हाँ हेल्पफुल है, प्लस आप यदि कुछ अच्छी चीजें उसमें से सर्च कर रहे हैं तो उसका एक टाइम लिमिट रखें कि आधा घंटा देना है, 1 घंटा देना है, तो आप उसको बेनिफिशियल बना सकते हैं। नो डाउट, है ना। आप जब स्कूल में थे तो जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं उनसे आपको क्या सपोर्ट मिला? मॉरल सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ है, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे, क्योंकि जब स्ट्रेसफुल होता है या जब आप लगातार एक ही रिगरसली पढ़ रहे होते हैं तो दोस्तों से बात करना बहुत ही रिफ्रेशिंग हो जाता है, तो इससे आपका माइंड ऑफ हो जाता है। या करिए आप बाहर घूमने जाते हैं, आपके पास एक कंपेनियन होता है कि ठीक है, और जब जनरली स्टूडेंट्स भी सेम चीज़ से स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो थोड़ा एक सेफ कॉर्नर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक एनवायरनमेंट, एक अच्छा पीयर होना, ये आपको पुश भी कर सकता है, लेकिन एक बुरा पीयर होना आपको पुल भी कर सकता है, नीचे खींच सकता है। तो अच्छा, अभी जो हमारे करंट में जो 10th के स्टूडेंट है उसको कोई ऐसी 3 टिप्स देना चाहते हैं जिससे कि वो उस प्रॉपर वे में अपनी स्टडी कर पाए? पहली इंपॉर्टेंट टिप रहेगी कि ऑल मेंटेन बैलेंस मेंटेन करना बहुत आसान है। ऐसा नहीं कि आप यू आर जस्ट रेगुलरली एकेडमिक्स में ही आप लगे हुए हैं या फिर आप पूरी तरह ही टाइम पास कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में लगे हैं। आपको बैलेंस करना पड़ेगा, सब चीज मैनेज करना पड़ेगा। आप स्पोर्ट्स में भी जाइए, अपनी हॉबी भी कंप्लीट करिए और एकेडमिक्स में भी आप परफॉर्म कीजिए। मतलब अगर आप सबको टाइम देना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप फार एंड्स पे खेलते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि अगर आप कभी इससे स्ट्रेस्ड आउट हैं या इससे बहुत ज्यादा बोर हो गए हैं तो आप एक डिफरेंट चीज आपके पास ट्राई करने का एक मौका रहता है। एक तो ये, दूसरी ये कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी, वेरी गुड। क्योंकि एक इंटेंस, आप कुछ घंटे इंटेंसिटी से पढ़ लें और बाकी चीजें नॉर्मली चल रही है, नहीं पढ़ा या एक दिन मिस कर दिया, इससे बढ़िया है कि अगर आप 1-2 घंटे भी डेली पढ़ पा रहे हैं तो जो डेली का रूटीन है वो आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आपका फोकस बना हुआ है। तो वो 1-2 घंटे भी आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन ग्रैब करने में मौका देंगे, रादर देन कि आप एक ही बार में 3-4 घंटे पढ़ ले या ऑल नाइटर जैसे आजकल बोलते हैं कि पूरी रात ही पढ़ लिया एक बार में। ये सब सही नहीं है। और तीसरी टिप ये दूंगा कि कंसिस्टेंसी हो गई, तो तीसरी टिप मैं ये दूंगा कि एक्सप्लोर करें। जनरली मेरे साथ शायद मैं एक चीज़ ये समझता हूँ कि मैंने बहुत जल्दी कॉम्पिटिटिव या ऐसे एग्जाम्स में हुआ। आप 12th तक स्कूल में रहें, क्योंकि स्कूल आपको एक्सप्लोर करने का मौका देता है दूसरे ऑप्शंस को, कि आप मे बी आपने साइंस इसलिए लिया कि आपको कुछ चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन बाद में पता चला कि वो सही चीज़ मतलब उतनी सही नहीं है आपके लिए, तो आप बाद में शिफ्ट कर सकें, या ऐसी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। तो मेरे लिए तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी कि आप ऐसी चीज़ में अभी ना जाएं, 12th तक अच्छे से स्कूलिंग करें, उसके बाद में आप एक ड्रॉप लें। एक्चुअली बेसिक तो क्लियर हो जाए, सारे बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे, उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जाएंगे तो वहाँ सक्सेस आसानी से मिल सकती है। बिल्कुल, क्योंकि मैं अपने पीयर्स में देखता हूँ कई लोग जो बहुत अच्छा जेई में भी स्कोर करते हैं या नीट में भी स्कोर करते हैं, लेकिन फिर उनका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। 75% अपने जेई में नीड है, तो उसके वो तो आना ही, उसका वो तो आने के लिए आपको 11-12 पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। बेसिक चीजों पे तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो ये, और एनसीईआरटी से भी काफी कुछ बहुत फेमिलियर हो जाते हैं, काफी हेल्प मिल रही है हमको। एनसीईआरटी तो लाइक इट्स बाइबल, आपको पूरी पढ़नी पढ़ना पड़ेगा, एक लाइन का इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपकी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी आपका और जेई में भी बहुत, और नीट एग्जाम भी देते तो उसमें भी अपन को फायदा मिलता ही है, क्योंकि अंडरलाइन बहुत, क्योंकि अब क्वेश्चंस आप कितने बनाएंगे, तो इसलिए बहुत माइक्रो क्या बनना है अपना। जेई तो दे दिए, लेकिन उसके बाद भी कभी लगता है कि जेई में मेरे को यही ब्रांच चाहिए, क्या बनना चाहते हो आप? अभी फिलहाल तो मैं होप कर रहा हूँ कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच मिल जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ, मतलब क्यों सिलेक्ट करना? अभी मतलब थोड़ा रीसेंट ट्रेंड्स को देख के कि एआई और सेमीकंडक्टर चिप्स, ये सब एक चीज़ है। बाकी अभी भी मैं इंश्योर हूँ कि मैं क्या करना चाहूँगा फ्यूचर में। हमेशा अपने ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए, नई बिल्कुल एक्सपीरियंसेस के। ट्रेंड क्या चल रहा है वो भी ध्यान में रखो, आपको क्या चाहते हो वो भी ध्यान रखो। ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में चला के जो बेस्ट हो सकता है वो करिए। ऐसा नहीं कि घर वालों ने कुछ बोल दिया या है ना, पीयर प्रेशर में भी नहीं आना है कि यार दोस्त ने ले लिया तो अपन ले लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, तो वो ये कि आपको करते जाइए, चीज़ों को इवेल्यूएट करिए और अपना माइंड ओपन रखिए। हमेशा सोच के आप एडवाइसेस ले सकते हैं दूर से, जो आपसे बड़े हैं, जो ज़्यादा किसी फील्ड में कर रखा है उन्होंने, आप उनसे एडवाइस लीजिए ऑफ कोर्स, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका डिसीजन आपका होगा, वो आपको इफेक्ट करता है, इसलिए हमेशा अपना माइंड यूज़ करें। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, हाँ, कि दिल्ली पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल ने में क्या योगदान रहा आपका? बहुत आपकी जो सक्सेस है, यहाँ तक की जो जर्नी हुई है एकेडमिक्स, और आप पूरा एक बार कैसा रहा आपका यहाँ पे? मतलब जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में भी बताया, लाइक स्कूल तो बहुत बड़ा रोल प्ले करा है, क्योंकि आप सब्जेक्ट से फेमिलियर करवाना, या फिर मैं कहूँ एक डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से वाकिफ़ कराना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं चीज़ें। इससे स्कूल ने बहुत हेल्प करी है।
गाइड करना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेके भी, क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स हम पास रहते हैं तो बताते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए या ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो स्कूल का मेन आई थिंक रोल ही स्कूल का होता है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका शुरू कहाँ से होगा, बेसिक्स आपसे शुरू कहाँ से होंगे, तो बेस बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट था, एक पर्सनालिटी डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट था। आज शायद मैं बोल पा रहा हूँ इतना बिना हड़बड़ाए, ये भी एक बहुत बड़ी रोल है कि मैं स्कूल से ही सीखी है मैंने, क्योंकि जब आप लगातार अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं या अलग अलग आप जब क्लासमेट से मिलते हैं, दूसरी क्लासेस से इंटरेक्ट करते हैं, एक टीम वर्क सीखते हैं, जो कि आप नॉर्मली कोचिंग में नहीं सीख सकते। आप सिर्फ अगर आप एकेडमिक्स में, स्कूल में ही आपको एनवायरनमेंट मिलेगा। हाँ, स्कूल का एनवायरनमेंट, अलग अलग कंपटीशन है, वहाँ पार्टिसिपेट करना है। यस, तो स्कूल लाइफ इंपॉर्टेंट होती है, स्कूल से ही आप अपने टीनेजर्स को एंजॉय कर पाते हैं, और साथ ही साथ एक ऐसा नहीं कि आप चीज़ें भी सीखते रहते हैं। तो इसमें दिल्ली पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल का बहुत बड़ा सपोर्ट था। चलिए आदित्य, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। थैंक यू सर। और मैं समझता हूँ कि हमारे 10th और 12th के जो भी बच्चे हैं वो आपकी सारे सजेशन जो हैं वो सुनेंगे, मानेंगे और उनके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।